Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the Darwin theory of evolution. Let's start. Students, let's coming towards the interesting topic that is Darwinism. कि डार्विन ने किस तरह से अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है उसको कंपाइल किया, किस तरीके से वो मुख्तलिफ जगहों पे गया, वहाँ पर मुख्तलिफ तरह के फ्लोरा एंड फौना को कलेक्ट किया, एंड हाउ ही रिलेटेड द फ्लोरा एंड फौना एंड द वेरियस बायोडाइवर्सिटी ऑफ वेरियस आइलैंड्स ड्यूरिंग हिज वॉयज ऑफ बीगल. तो उस दौरान फिर किस तरह से उनको आपस में को रिलेट किया और किस तरह से कहा कि ये एवोल्यूशन हुई है. सो लेट्स मूव ऑन. सो पहले तो इनके हवाले से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है. डार्विन ही वॉज बॉर्न इन श्रूसबरी. ही वॉज बॉर्न इन श्रूसबरी द वेस्टर्न इंग्लैंड. सो एमसीक्यू उसके लिए मार्क करेंगे इसको. ही वॉज बॉर्न इन श्रूसबरी विच इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न इंग्लैंड इन 1809. आपको याद है कि इस सन में 1809 में लमार्क ने अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पेश कर दी थी जिस सन में ये पैदा हो रहा है. His father was a prominent physician. Clear? डार्विन का जो फादर था वो एक जाना माना डॉक्टर था. He was a physician. He joined the Cambridge University to study the theology. Theology कहते हैं अपने मज़ाहिब के अतबार से मुख्तलिफ तरह की जो किताबें पढ़ी जाती हैं, that is theology. और वहाँ पर उसने अटेंड किए दो मेजर लेक्चर्स, मतलब कि दो सब्जेक्ट्स के, एक तो बायोलॉजी और दूसरा जियोलॉजी. ये दो सब्जेक्ट्स को इसने काफ़ी लेक्चर्स अटेंड किए. So he became very potent reader of these books, and he was just 22. 22 साल का था in 1831. 1809 में पैदा हो रहा है. 1831 में वो 22 साल का था जब उसने वो जो सा वॉयज जा रहा था, द वॉयज ऑफ बीगल, उसमें उसने एज ए नेचुरलिस्ट जो अपनी पोजीशन को एक्सेप्ट किया. ही एक्सेप्टेड द पोजीशन ऑफ नेचुरलिस्ट. क्लियर? नेचुरलिस्ट उसे कहते हैं जो स्टडी करते हैं नेचुरल लाइफ को, ठीक है, द वाइल्ड लाइफ. And abroad on His Majesty ship, HMS, ये शिप का नाम था जो वॉयज ऑफ बीगल पे गई थी. His Majesty ship, बीगल ब्रिटिश नेवल शिप, ये बरतानिया की एक नेवी जो आर्मी है उनकी एक शिप थी. असल में नेवी जो थी बरतानिया की, उसने इसलिए इनको जो है वो हायर किया ताकि वो दुनिया में मुख्तलिफ जगहों के मुख्तलिफ जजीरों पे फिरें और वहाँ पे जो पानी और खुराक के अतबार से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके लाई. सो इसलिए उन्होंने इसको हायर किया. सो मेजर मिशन याद रखिएगा, मेजर मिशन वाज टू एक्सपैंड द नेवीज नॉलेज, जो उनकी ब्रिटेन नेवी थी, नॉलेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि कुदरती ज़खायर जो हैं उनके हवाले से, फॉर एग्जांपल वाटर एंड फूड इन फॉरेन लैंड्स, जो इनके अपने यानी बरतानिया से बाहर के जो इलाके हैं, जो मुख्तलिफ तरह के आइलैंड्स हैं, ममालिक हैं, वहाँ पे जो किस तरह का फूड है, किस तरह का वाटर है, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से वहाँ पर मौजूद है. तो दैट वाज द मेजर मिशन विच ही वाज असाइंड ऑन दिस बीगल. बीगल एक बड़े लंबी एक्सपेडिशन को कहते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी मुहिम को कहते हैं. सो जो मुहिम थी, द बीगल लेफ्ट द प्लेमाउथ, ये यहाँ से स्टार्ट हुए थे, प्लेमाउथ से इंग्लैंड में, एंड क्रूज्ड अलोंग द ईस्ट एंड वेस्ट. ईस्ट और वेस्ट कोस्ट जो थी आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर सेल करते रहे, क्रूज करते रहे, द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका. तो वहाँ से होते हुए ये जो है वो मुख्तलिफ जजीरों पे के वहाँ से मुख्तलिफ तरह के सैम्पल्स को इकट्ठा किया. सो द बीगल स्पेंट अबाउट 2 months. इसको हम सीक्वेंस मार्क कीजिए प्लीज़. 2 महीने तकरीबन वो रहे गैलापागोस आइलैंड पे, जहाँ पे असल कहानी स्टार्ट होती है, Galapagos Island. Clear? So they spent about 2 months at the Galapagos Islands, which is about 965 kilometers west of Ecuador. ठीक है, ये उसकी वेस्ट के ऊपर है. इसको भी हम उसके लिए मार्क कर लीजिए. So what were the observations about the South American mainland? जो वहाँ पर जब वो South American mainland पे पहुँचे, what did they noticed? So that is interesting. So they noticed flora and fauna. Flora और fauna पता है ना डियर स्टूडेंट्स आपको, ठीक है, आप 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं. क्लियर? सो ऑफ डिफरेंट रीजन्स, मुख्तलिफ तरह के यानी कि प्लांट और एनिमल्स की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको वो स्टडी करते रहे, नोटिस करते रहे, उसको बाकायदा तौर पर कैटलॉग करते रहे, मतलब एंट्रीज करते रहे, और थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज़, थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स जो स्पेसिमेंस हैं उन्होंने इकट्ठे किए और उनको कैटलॉग किया.
एंड द रीजन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट, उस कॉन्टिनेंट के, अमेरिकन कॉन्टिनेंट के वहाँ के जो जितना भी फ्लोरा और फौना है उसको नोटिस किया. एंड दे फाउंड, व्हाट डिड दे फाउंड, दैट दे हैड अ डेफिनेट साउथ अमेरिकन स्टैम्प. साउथ अमेरिकन स्टैम्प का मतलब कि वो बिल्कुल ऐसे थे कि उनके आसपास के जो दूसरे कॉन्टिनेंट्स हैं, यानी कि यूरोप वगैरह, उनसे, उन स्पीशीज़ का जो वहाँ से मिली इनको साउथ अमेरिकन मेनलैंड से, वो बिल्कुल भी रिसेंबल नहीं कर रही थी. मतलब कि उनके ऊपर बाकायदा तौर पर जो स्ट्रक्चर्स थे, दे वर जस्ट फाउंड ओनली इन द साउथ अमेरिकन. जो साउथ अमेरिकन यानी जो इस कॉन्टिनेंट के ऊपर जितने भी स्पीशीज़ थे, स्पेशली द प्लांट्स एंड एनिमल्स में खास तौर पर, जैसे वो आर्मेडिलो की भी एग्जांपल देते हैं, वो दुनिया में और कहीं नहीं पाया जाता, सिर्फ इस कॉन्टिनेंट पे पाया जाता है. ठीक है. और फिर जब वो उनको कुछ फॉसिल रिकॉर्ड भी मिला वहाँ से, फॉसिल रिकॉर्ड के एतबार से उन्होंने देखा कि जो आर्मेडिलोस हैं ये अपना एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन भी इसी में पेश करते हैं, बायोजियोग्राफी के एतबार से. तो हम पढ़ेंगे इसी लेक्चर में इंशाल्लाह. तो वो दे ट्राई टू कन्विंस दैट द एंसेस्टर्स ऑफ आर्मेडिलोस, जो फॉसिल्स वहाँ पर मौजूद है, वो बिल्कुल इस जैसे थे, लेकिन थोड़े से there was some differences among them. Anyways, so what they did, they wanted to say is that the flora and fauna of the South America, जो plants और जो animal की biodiversity है साउथ अमेरिका में, वो दुनिया के किसी और कोने में नहीं पाई जाती, किसी और बर्रे आज़म में नहीं पाई जाती. Okay? So that is what we meant by the definite South American stamp. Very distinct from life on Europe, जो यूरोप के एतबार से बहुत ही मुख्तलिफ थी. Now, the South American fossils different from modern species. They also noted, जो आजकल की मौजूदा स्पीशीज़ हैं, और फॉसिल तो आपको पता है कई हज़ार साल पहले के वो बरेड एनिमल और प्लांट्स होते हैं. सो वो उन्होंने क्या देखा कि उनमें देयर इज़ रिजेम्बलेंस एंड ऑल्सो द डिफरेंसेस. सो वो डिफरेंट भी थे, रिजेम्बलिंग लिविंग स्पीशीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स. So South American fossils different from the modern species, but they resemble the living species of the plants and animals of the continent. सिर्फ किससे उनकी मुशाबहत थी, जो साउथ अमेरिकन मेनलैंड की जो प्लांट्स और एनिमल्स थे वहीं से रिजेंबल करते थे. बाकी दुनिया के किसी भी कोने से जो मॉडर्न स्पीशीज थी उनसे उनकी कोई रिजेंबलेंस नहीं थी, उनसे वो डिफरेंट थे. वो फॉसिल्स जो उनको साउथ अमेरिकन मेनलैंड से मिले. सो इज दैट क्लियर? इसको अगर मैं समराइज करूँ, सो ऑब्जर्वेशंस अबाउट द साउथ अमेरिकन मेनलैंड के जो फ्लोरा एंड फौना यानी जो प्लांट्स और एनिमल्स जो साउथ अमेरिकन मेनलैंड में पाए जाते हैं, वो दुनिया के किसी और खित्ते में, किसी और जो है वो बर्रे आज़म में उनको नहीं मिले. ना ही वो रिजेंबल करते थे मॉडर्न डे स्पीशीज से. उनकी रिजेंबलेंस थी तो सिर्फ और सिर्फ साउथ अमेरिकन प्लांट्स और एनिमल्स से थी, उसके अलावा दुनिया के किसी जगह पर नहीं. इसे कहते हैं एंडेमिक. दिस इज ऑल्सो नोन एज एंडेमिक, मतलब कि सिर्फ अपने ही इलाके के जो वहाँ के जो फ्लोरा एंड फौना वहाँ से रिजेंबल करना, दुनिया के और किसी खित्ते से रिजेंबल ना करना. खैर, नाउ अब वो 2 महीने रहे गैलापागोस आइलैंड पे. वहाँ पर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? सो दैट ये गैलापागोस आइलैंड पे जो स्टे था ये इनका काफ़ी उनके एतबार से प्रोडक्टिव रहा. वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जो है वो स्पीशीज़ देखी, और यही वो आइलैंड है जहाँ पर वो बहुत स्ट्राइकिंग आइडियाज़ आए डार्विन के एवोल्यूशन हुई है. सो कंपेयर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द गैलापागोस आइलैंड्स. अगर गैलापागोस आइलैंड्स के जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं विद द साउथ अमेरिकन मेनलैंड, उसके साथ उसने कंपेयर किया. रिजेंबलेंस ऑफ गैलापागोस बायोडाइवर्सिटी विद साउथ अमेरिकन मेनलैंड. उन्होंने क्या देखा कि जो साउथ अमेरिकन जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो रिजेंबल किससे कर रहे हैं? गैलापागोस आइलैंड. ये उसके आसपास का जजीरा, साउथ अमेरिका के आसपास ये जजीरा है. जैसे कि हमने बात किया कि 965 किलोमीटर अबाउट ये एक्वाडोर के से दूर है, विच इज़ इंक्लूडेड इन द एक्वाडोर, विच इज़ इंक्लूडेड इन दिस अमेरिकन कॉन्टिनेंट. खैर, ना सिर्फ उन्होंने रिजेंबलेंसेस देखी, दे आल्सो फाउंड डिफरेंस, दे आल्सो द डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस. अब वो जो डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस मिले, वो जो सबसे स्ट्राइकिंग चीज़ है जिसको बहुत बड़ी बेस बनाकर पेश करते हैं, दैट इज़ द बर्ड. एक बर्ड्स की जो ग्रुप था, दैट वाज फिंचेस. अब फिंचेस की उन्होंने 13 मुख्तलिफ स्पीशीज नोट की. उनके सैंपल जब देखे तो किसकी भी हाफ के ऊपर उनकी चोंच के स्ट्रक्चर और चोंच के साइज़ की वजह से उन्होंने कहा जी ये है तो ये बेसिकली वहाँ से साउथ अमेरिकन, लेकिन वहाँ पर इन्वायरमेंट इनको सूटेबल नहीं रहा. ये वहाँ से हिजरत कर गए, माइग्रेट कर गए और आसपास के जजीरों में आकर ठहर गए. उन आसपास के जजीरों में से एक जजीरा ये गैलापागोस आइलैंड भी था, और
वहाँ पर आकर ये मुख्तलिफ एनवायरनमेंट में ढाले, कोई किस चीज़ का शिकार कर रहा है, कोई सीड्स को खा रहा है, कोई एनिमल्स को खा रहा है, कोई कैटरपिलर्स को खा रहा है, कोई वुड पैकर है, ठीक है, जैसे कि वुड पैकर होता है, ठीक है, यानी कि चोंच के साइज़ और उसके जो स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर डार्विन ने बहुत स्ट्राइकिंगली कहा कि ये बेसिकली जो इनके एंसेस्ट्रल जो फिंचेस थे ये साउथ अमेरिकन मेनलैंड के थे, और यहाँ पर आसपास के जजीरों में आकर जब ये 2 से 3 जजीरों में देखा तो ये आकर बस गए, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट इनको सूट नहीं किया। अगर ये वहाँ रहते तो इनसे एक्सटिंक्ट हो सकते थे। सो दे मूव्ड एंड माइग्रेटेड फ्रॉम दैट पर एनवायरनमेंट, और यहाँ पर आकर उन्होंने अपने आप को ढाला। सो उसको उसे नाम दिया अडेप्टेशन का। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डियर स्टूडेंट्स, अगर तो वो अडेप्टेशन की लाइन पर चलता तो मैं भी उससे सहमत था, और दुनिया की एक बहुत बड़ी जो स्कूल ऑफ थॉट है जिसको हम स्पेशल क्रिएशनिस्ट कहते हैं वो भी इससे सहमत रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, वो अडेप्टेशन को एवोल्यूशन का नाम दे गया। अडेप्टेशन क्या चीज़ है? मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आई एम फ्रॉम पंजाब, लेट्स सपोज आई एम फ्रॉम पंजाब, और मैं अगर चला जाता हूँ स्कर्दू, सियाचिन, जहाँ पर 12 महीने बर्फ़बारी होती है, ठीक है, लेट्स सपोज कि वहाँ पर का टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं वहाँ पर जाऊँगा, पहले तो मैं वहाँ पर जाते साथ बीमार हो जाऊँगा क्योंकि मैं उस टेम्परेचर का आदी नहीं हूँ। लेकिन अगर मुझे वहाँ पर रहना है तो फिर मेरी बॉडी उसके अकॉर्डिंगली मुझे जो है वो अब ढालना शुरू कर देगी। जिसकी एक और बहुत सादा सी और बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। हम यहाँ पर मैदानी इलाकों में रहते हैं, अगर हम जब चले जाए पहाड़ी इलाकों पे, आपने जो पहाड़ी इलाकों के लोग जैसे कश्मीर, जैसे जितने भी वो आपके नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, वहाँ के जो लोग हैं उनका अगर आप RBC काउंट करवाएं ना तो हमसे ज़्यादा है सॉरी, उनका अगर RBC काउंट करवाएं किसी कश्मीरी का, किसी पठान का, सो मतलब कि जो हमारे भाई हैं उनका जब करवाएं तो आप देखते हैं उनके चेहरे लाल लाल होते हैं, ठीक है, उनके गाल लाल लाल होते हैं, खूबसूरत खूबसूरत होते हैं। उसकी रीज़न बिकॉज दे हैव गॉट मोर हीमोग्लोबिन, दे हैव मोर RBCs। तो आपको पता है ना कि RBCs की काउंट कम हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? एनीमिया। और अगर RBCs की काउंट ज़्यादा हो जाए तो उसे कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। अब पॉलीसाइथीमिया 2 तरह का है, एक है फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया जिसको कहते हैं पॉलीसाइथीमिया वेरा, ये उनको वो है, मतलब कि वो हाई एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, तो उनकी बॉडी वहाँ पर इस तरह से अडेप्ट हो चुकी है कि वो वहाँ से उनके अंदर ऑक्सीजन की ज़्यादा से ज़्यादा कैरी करने के लिए उनके अंदर एरिथ्रोपोइसिस का जो मैकेनिज्म है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर RBC काउंट ज़्यादा है, मतलब उनके एतबार से बिल्कुल नॉर्मल है, दे आर वेरी मच। इसलिए तो आजकल क्या होता है, जो एथलीट्स होते हैं खासतौर पर जिन्होंने भागने वाली यानी कि वो स्प्रिंट में हिस्सा लेना होता है, इसमें 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर के स्प्रिंट्स वगैरह इनमें हिस्सा लेना होता है, वो क्या करते हैं, अपने जो मेन इवेंट आता है ना, मेन इवेंट जो बड़े लेवल पे होता है, जो बैनुल अक़वामी लेवल में, इंटरनेशनल लेवल पे होता है, वो क्या करते हैं कि 6-6, 7-7 महीने पहले, 1-1 साल पहले वो पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं, वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस करते हैं। उसकी रीज़न वहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम है, तो बॉडी उसकी नीड्स को पूरा करने के लिए क्या करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा RBC सिंथेसाइज करवाती है। अब ज़्यादा RBC सिंथेसाइज होंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर सकेंगे, और जब वो मेन इवेंट करीब आता है तो वो उसके पास आ जाते हैं, अब वापस आ जाते हैं। अब उनके अंदर नॉर्मल RBC लेवल से एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा है, मतलब कि वो क्या होगा कि उनका स्टेमिना भी ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा देर तक भाग सकेंगे। सो दैट इज़ व्हाट द टेक्निक इज़ यूज्ड। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब वो स्पीशी ही मुख्तलिफ हो गए, RBC काउंट उनका ज़्यादा हो गया, हमारा कम है उनसे उनकी निस्बत, तो हम कोई 2 डिफरेंट स्पीशीज़ थोड़ी ना है, ठीक है। एनीवेज आगे चलकर हम मूव करते हैं इसके मजीद एक्सप्लेनेशन में। सो द फिंचेस क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैड बीक्स ऑफ वेरियस साइजेस एंड शेप्स, अबाउट 13 स्पीशीज, याद रखिएगा MCQ के लिए 13 स्पीशीज हैं फिंचेस की जो कि डार्विन ने नोट की। डार्विन किस पे बिलीव करता था? he believed in the perceived origin, he perceived the origin of new species and adaptation as closely related processes, लेकिन वो इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाया, वो अडेप्टेशंस को ही इसको क्लोजली रिलेटेड को बहुत ज़्यादा क्लोज लेके और उसको नई स्पीशीज का नाम देना शुरू कर दिया। एनीवेज अकॉर्डिंग टू हिम अ न्यू स्पीशीज वुड अराइज फ्रॉम एंसेस्ट्रल फॉर्म, जो कि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा इसकी, बाय ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ अडेप्टेशंस टू डिफरेंट एनवायरमेंट्स separated from the original habitat by geographical barriers। एक नई स्पीशी मार्स वजूद में कैसे आती है, कैसे बन सकती है अगर वो एंसेस्ट्रल फॉर्म से दूर हो जाए, किसी दूसरे हैबिटेट में चले जाए, और फिर ड्यू टू सम जियोग्राफिकल बैरियर्स, और फिर क्या हो कि वहाँ पर रहे तो वहाँ पे अपनी अडेप्टेशन जो है उसके अकॉर्डिंगली कर ले, और जब ये नस्ल दर नस्ल कई नस्लों तक अगर ऐसा चलेगा, सो ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रेजुअल दीज अडेप्टेशंस
आफ्टर मैनी ईयर्स एंड सेंचुरीज अब वो जो दो पॉपुलेशंस थी वो दो स्पीशीज के लायक हो जाएंगी, दो स्पीशीज कहलाने के लायक हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट. सो लिसन, सो अ न्यू स्पीशीज वुड अराइज फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल फॉर्म बाय, कैसे? ग्रेजुअल का ऐसा नहीं सडन आज है तो कल वो नई स्पीशी बनेगी, ग्रेजुअल आहिस्ता आहिस्ता. एक्यूमुलेशन ऑफ अडेप्टेशंस होते नहीं, नस्ल दर नस्ल चलते नहीं, टू डिफरेंट एनवायरमेंट्स, मुख्तलिफ एनवायरमेंट्स में, और सेपरेटेड फ्रॉम ओरिजिनल हैबिटेट, जो जिनका जेन्युइन हैबिटेट था, जो इनका एंसेस्ट्रल्स का था, वहां से निकल गए बाय जियोग्राफिकल बैरियर्स ओवर मेनी जनरेशंस. बहुत सारी नस्लों के बाद टू पॉपुलेशंस could be dissimilar enough to be designated as a separate species. So that is the idea about the evolution which the Darwin gave. Clear? अब चलते हैं कि उसने अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को डेवलप कैसे किया. ये तो थी कहानी जो उसकी बीगल में, ये 1836 में वापस आ गया था, ग्रेट ब्रिटेन में वापस आ गया था वो, ये सारा कुछ करने के बाद, सारे वॉयज के बाद. ठीक है. सो ही बिगेन, जब वापस आया 1836 में, उसमें बीगल से वापस आया, ही बिगेन फॉर्मुलेटिंग हिज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन लेट 1830s. उसने लेट 30s के अंदर उसने वो अपनी वो नोट्स बनाना शुरू कर दिए. फिर 1842 के अंदर डार्विन रोट फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए उसने एक स्केच बुक, एक स्केच बनाया 35 पेजेस का अबाउट द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज. So himself a brief sketch of 35 pages, MCQs के लिए मार्क करें, of his theory. और फिर उसके 2 साल बाद in 1844 उसको वसी तर करता है, उसमें मज़ीद comprehensions ऐड की, and he enlarged this 35 page sketch into 230 pages. 230 pages की उसने बुक बना ली, and presented to Linnean Society of London on July 1, 1858. Clear? और इससे एक साल पहले, इसी दौरान वो इसका एक यंग कंट्रीमैन था, वेलस, उसने अपनी जो थ्योरी थी वो प्रेजेंट कर दी थी. ठीक है. और फिर क्या हुआ कि इसने फ़ौरन अपना काम समेटा और फिर अपनी जो थ्योरी है इसने उसको भेजी डार्विन को, और डार्विन को स्टिमुलेट किया, मतलब कि उसको जो है वो हिम्मत दी कि भाई आप इस तरह करो, अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो वो जो उसको लेटर दिया था उसमें एक्चुअली थ्योरी ऑफ अपनी उसने दी थी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, वो शामिल थी, जो कि प्रेजेंट की गई थी लिनियन जुलाई 1 को 1859 में टू द लिनायन सोसाइटी. ये वही कैरोलस लिनायन सोसाइटी, उसी की बात हो रही है, लिनायन सोसाइटी ऑफ लंदन. और फिर उससे अगले साल नवंबर में, इन नवंबर 1859 डार्विन ने अपनी जो बुक है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये उसकी किताब का पूरा नाम है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इन नवंबर 1859 उसने पेश कर दी. उसके बाद फिर एक और भी किताब लिखी, द डिसेंट ऑफ मैन, इंसानों के अंदर जो वो किस तरह से एवोल्यूशन हुई है अकॉर्डिंग टू हिम. भाई अकॉर्डिंग टू हिम हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, नॉट माइंड, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमंस, दे वर मॉक्स, दे वर मंकीज एंड दे वर एप्स. ठीक है. अब मुझे सिर्फ एक छोटा सा आंसर दे दें डियर स्टूडेंट्स, आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर मान लें कि इसकी बात कि अगर एवोल्यूशन हुई है, इंसान किससे ट्रांसफॉर्म हुआ है, बंदर से ट्रांसफॉर्म हुआ है, दैट इज़ व्हाट ही सेड इन हिज द नेक्स्ट बुक, दैट इज़ डिसेंट ऑफ मैन. ये भी एक किताब लिखी गई थी 12 साल बाद इसने प्रेजेंट की थी और छपी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के 12 साल बाद, इन 1881, आफ्टर 12 ईयर्स लेटर. तो उसमें इसने यही बात की है कि ये किस तरह से वो केव मैन से होता ये इंसान, वो फिर वो बंदर, और बंदर से आहिस्ता आहिस्ता वो इंसान में ट्रांसफॉर्म हुए. तो आई टोटली डिसएग्री बिकॉज इट इज़ नॉट द फैक्ट. इंसान, अच्छा चले मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन ये मैं पूछ रहा था कि अगर इंसान बंदरों से ट्रांसफॉर्म हुआ है तो मुझे ये एक बात बताएं कि आज फिर बंदर क्या कर रहे हैं. जो आज के बंदर, कितना अरसा हो गया, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, किसी बंदर को इंसान बनते हुए देखा है? आपने देखा किसी को, या पूरी दुनिया में किसी ने नोट किया हो कि कोई बंदर जो वो इंसान बन रहा हो? हाँ, इंसानों में हरकतें बाज़ औक़ात बच्चों में ज़रूर आ जाती हैं, बंदरों वाली, वो उछल कूद करना या ये सारा कुछ करना, वो एक अलग इशू है, बट एज अ स्पीशी दैट इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है. और अगर जैसे कि मिसाल के तौर पर 2022 में आता है जी द मॉडल ऑफ टोयोटा कोरोला या सिविक. ठीक है. मैं उनका ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, लेकिन मैं जस्ट आपको एक मिसाल समझाता हूँ. जो 2022 में मॉडल आया है
अब ये अगले साल या उसके 5 साल बाद जब वो नया मॉडल पेश करेंगे तो ये कभी भी उस मॉडल को आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे, उसके अंदर जो अडेप्टेशंस लेकर आ रहे हैं वो उसके चेंजेस लाएंगे। अब नए मॉडल में वो पुरानी चीज़ें नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे? अब इसी तरह से देख लें, सन 1876 यानी कि जो 1976 का जो टोयोटा कोरोला 76 मॉडल जो है, 76 का या 84 का, क्या वो आज आपको वो कंपनी बना के देती है, या वो है, या वो फीचर्स आज? तो क्या जैसे जैसे एडवांसमेंट होती है तो पुरानी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। और अगर बंदर इंसान से बने हैं तो फिर आज के बंदर क्या कर रहे हैं? व्हाट आर दे डूइंग? So I totally disagree from this theory. The Descent of Man, that was published in 1881, 12 years later after the publishment of The Origin of Species. Nowadays, students, the book which was written by Darwin, which is known as The Origin of Species, उसमें डार्विन ने 2 मेजर पॉइंट्स को डेवलप किया. He developed 2 major points. The first point was descent with modification. Descent कहते हैं इट मीन्स कि ऊपर से नीचे को आना. यहाँ पर डिसेंट का मतलब है अबाव अजदाद से उनकी अगली नस्लें, यानी एंसेस्टर्स टू देयर डिसेंडेंट्स. आपको याद होगा फर्स्ट ईयर की चैप्टर नंबर 1 फाइलेटिक लिनिएज, एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ फ्रॉम एंसेस्टर्स टू डिसेंडेंट्स. ठीक है, तो ये वही है. सो एंसेस्टर्स से डिसेंडेंट्स की तरफ, यानी कि किस तरह से अबाव अजदाद से आगे नस्लें बढ़ती हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज डिसेंट. सो डिसेंट विद मॉडिफिकेशन. उसने कहा कि जो एंसेस्टर्स थे जो स्पीशीज़ के, वो जिस एरियाज़ में रहते थे, जिन कंडीशंस में रहते थे, जिन एनवायरनमेंट्स में रहते थे, वहाँ से जो इनके डिसेंडेंट्स हैं वो मुख्तलिफ एनवायरनमेंट्स में चले गए. दे मूव्ड आउट. और जिस एनवायरनमेंट में वो गए और उस जिस एनवायरनमेंट में वो गए वहाँ के माहौल के एतबार से उन्होंने अपने आप को ढाल लिया. दिस इज़ कॉल्ड एज डिसेंट विद मॉडिफिकेशन. और अगर हम उनकी हिस्ट्री को बैक ट्रैक करें, उसको बैक ट्रेस करते रहे तो अल्टीमेटली हमें उनके जो कॉमन एंसेस्टर्स हैं वो मिल जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम फैमिली ट्री बनाते हैं, शजरा नसब बनाते हैं. ठीक है, तो वो इसकी मिसाल दे रहा है यहाँ पर एक दरख्त की. सो दिस इज़ अ ट्री. ये इसमें ब्रांचेस निकलती हैं, ये ब्रांचेस आगे रीब्रांच हो रही हैं, उनसे आगे बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही हैं. ठीक है, सो हर ब्रांच से आगे बहुत सारी रीब्रांचिंग हो रही है, वहाँ से आगे फर्दर और मज़ीद ब्रांचेस बनते चली जाती हैं. ठीक है, लाइक दिस. सो दिस इज़ व्हाट ही वांटेड टू टेल अस दैट जैसे कि ये दरख्त है, इट्स अ ट्री, इसमें ये इसके मेन ट्रंक, वहाँ से ब्रांच निकली, उसकी रीब्रांचिंग हुई, वहाँ से हर एक ब्रांच से बहुत सारी और ब्रांचेस निकली, फिर उनसे और ज़्यादा फिर उनसे और बहुत ज़्यादा ब्रांचेस निकली, फिर उनसे और बहुत ज़्यादा ब्रांचेस निकली, और अल्टीमेटली जो लिविंग ट्विग्स है, ये बिल्कुल एंड पे जो शाखें मौजूद हैं, ये मौजूदा दौर की नस्लें हैं. दीज आर प्रेजेंट डे स्पीशीज़. और जैसे ही हम लेट्स सपोज कि अगर मैं इसकी बात करूँ, इस लिविंग ट्विग की, तो इसके पीछे ये इसका कॉमन एंसेस्टर है, ये इसका कॉमन, और इसकी अगर बात करूँ तो ये इसका ये कॉमन एंसेस्टर है, और इसकी बात करूँ तो इसका ये कॉमन एंसेस्टर है. तो इस तरह से जब बैक ट्रैक करते जाएंगे तो उनके जो कॉमन एंसेस्टर है वो मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस डिसेंट विद मॉडिफिकेशन. सो लेट्स हैव अ लुक. सो डार्विन बिलीव्ड इन परसीव्ड यूनिटी इन लाइफ. वो ऐसा सोचता था कि जो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब एक ही लिविंग, इनका जो कॉमन एंसेस्टर वो एक है. परसीव्ड यूनिटी, दे ऑल आर डेवलप्ड और दे आर ऑल formed or transformed from a common ancestor. That is called as perceived unity in life. With all organisms related to descent from some common ancestors, जितने भी organisms हैं वो सब के सब किस तरह से आगे आए हैं from their common ancestors which were living in their remote past, वो अपने पुराने वक्तों में रहते थे. Darwinian view, डार्विन की नज़र में डार्विन की नज़र में हिस्ट्री ऑफ लाइफ इज़ लाइक अ ट्री. ये एक दरख्त की मान्यता जो मैंने अभी आपको समझाया. विद मल्टीपल ब्रांचिंग, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकली, एंड री ब्रांचिंग, और इसके आगे बहुत सारी ब्रांचेस हैं. फ्रॉम अ कॉमन ट्रंक, इस कॉमन ट्रंक से, ठीक है, ऑल द वे टू द टिप्स, और जहाँ पर टिप्स तक पहुँचते हुए, ऑल द वे टू द टिप्स ऑफ द लिविंग ट्विग्स. जो लिविंग ट्विग्स हैं, जो मौजूदा दौर, जो बिल्कुल एंड पे जो नई शाखें होती हैं, उनके एंड पे जो ट्विग्स होते हैं, वो किस चीज़ के सिंबॉलिक है? दे आर द सिंबॉलिक ऑफ करंट डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म. मौजूदा दौर की जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दरख्त का बिल्कुल जो आखिरी, जो नई नई शाखें बनी होती हैं. एट ईच फॉर्क, फॉर्क का मतलब कि दिस इज कॉल्ड एज फॉर्क. ये मेन स्टेम, जैसे ट्यूनिंग फॉर्क होती है, ये एक मेन होती है, उससे आगे 2 निकलती है, फिर उससे आगे अगर हम इसको ऐसे ऐसे करते जाएँ तो ये कहलाती है फॉर्क.
तो बहुत सारी फॉर्क्स बन रही हैं यहाँ पर। एट ईच फॉर्क, अगर इस फॉर्क की बात करें ऑफ एवोल्यूशनरी ट्री, इज एन एंसेस्टर कॉमन टू ऑल लाइन्स ऑफ एवोल्यूशन ब्रांचिंग फ्रॉम द फॉर्क। इस फॉर्क से जितनी भी वो निकल रही हैं ब्रांचेज, वो सब की सब अल्टीमेटली आकर यहाँ पर अटैच होती हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड एज डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। असल में वो ये कहना चाहते हैं डार्विन साहब के ये इंसेस्टर्स इनके कॉमन थे, ये मुख्तलिफ एनवायरनमेंट में चले गए। आगे चल के एविडेंस में मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, डोंट वरी। मिसाल एक छोटी सी मिसाल आपके लिए देता चलूँ कि जैसे कि वो बताते हैं कि लाइक जो ह्यूमंस हैं, वी आर मैमल्स, हमारे ये अपर लिम्ब जो है, अपर लिम्ब में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस, यही जो है वो मौजूद हैं। बर्ड्स के अंदर भी मौजूद हैं उसके, और उनके अपर लिम्ब जो होते हैं उनके अंदर भी ह्यूमरस से रेडियस, अल्ना। इसी तरह से रेप्टाइल्स के अंदर भी मौजूद है। इसी तरह से वो एम्फीबियंस, आपने फ्रोकस स्केलेटन पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें भी ह्यूमरस है, रेडियो, अल्ना है, कार्पल्स हैं, मेटाकार्पल्स हैं और टार्सल्स और उसकी फेलेंजेस हैं। वो कहते हैं देखिए इन सब के अंदर कितनी रिजेंबलेंस है, दीज आर होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। हाँ, ये इसलिए सिमिलर हैं क्योंकि ये इनके एंसेस्टर्स कॉमन थे। अब ये मुख्तलिफ एनवायरनमेंट में चले गए और उसके मुताबिक हम उसको ग्रिप करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं अपने अपर लिम्ब को। फ्रॉग उसको हॉप करने के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है, उसको स्विम करने के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। घोड़े का जो अपर लिम्ब है वो भी बिल्कुल ऐसे है, वो उसको भागने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बर्ड्स के जो अपर लिम्स है वो उनको उड़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। मुख्तलिफ एनवायरनमेंट्स में जाने से उनकी जो उनके अंदर अपने जो स्ट्रक्चर उनको ढाल लिया, लेकिन दे हैव गॉट सम कॉमन एंसेस्टर्स अकॉर्डिंग टू द one of the major point of this book. The next major point is natural selection and adaptations. नेचर सेलेक्ट करेगी कौन सही है, जो सही नहीं होगा इस नेचर के हिसाब से, मतलब कि जो इस एनवायरनमेंट में रहने के लिए फिट नहीं है वो ज़्यादा नस्लें नहीं छोड़ेगा। तो ज़्यादा नस्लें नहीं होंगी तो आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया से ख़त्म होता चलेगा। जो फेवरेबल करेक्टरिस्टिक्स के साथ आएगा उसकी नस्लें चलती रहेंगी और आहिस्ता आहिस्ता रिफाइन होते होते वो एक नई स्पीशी बन जाता है। ये इसका बेसिक एम है। सो लेट्स डिस्कस। So Darwin suggested that the populations of individual species became better adapted to their local environments through natural selection. वो natural selection के वजह से वो अपने local environment जिसमें वो अब रह रहे हैं वो better adapted हो गए। उसके ये तीन major points हैं। So first point is overproduction. Production of more individuals than an environment can support. जैसे कि जब sexual reproduction होती है तो exponential rate के ऊपर जो है वो पॉपुलेशन बढ़ती है। जैसे हम बात करें आज से 10,000 साल पहले की, सो अकॉर्डिंग टू द वन ऑफ द फिगर्स, वन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स ऑफ द बुक्स, आप हम पढ़ चुके हैं बायो की बुक्स में कि अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट अबाउट 10,000 ईयर्स अगो जो टोटल पॉपुलेशन थी इस पूरी दुनिया के आज से 10,000 साल पहले वो सिर्फ 5 मिलियन थी, सिर्फ 50 लाख लोग थे। लेकिन आज के डेट में हम देखते हैं इट इज़ नियर अबाउट द 8 अरब के करीब आबादी पहुंच चुकी है। तो एक्सपोनेंशियल रेट पे बढ़ी। पाकिस्तान आज़ादी के वक्त पे यहाँ पर इसकी कितनी आबादी थी, तकरीबन 3.25 करोड़ के करीब, ठीक है, अबाउट 3.25 मिलियन के करीब, 3.25 के मिलियंस के करीब थी। तकरीबन 132 एडिटर साहब इसको कट कीजिएगा। तो आज़ादी के वक्त पाकिस्तान की, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ सन 1947 में, 14 अगस्त 1947 में, तो उस वक्त पाकिस्तान की जो आबादी थी वो तकरीबन 3.25 करोड़ के करीब थी, जो कि अब वो करते कितनी पहुंच चुकी है, अबाउट 23 to 24 यानी कि ये करोड़ के दरमियान पहुंच चुकी है। मतलब कि ये 200 मिलियन से 2200 मिलियन से ऊपर जा चुकी है। खैर, सो दिस इज कॉल्ड, तो एक्सपोनेंशियल रेट पे बढ़ी, ना सिर्फ पाकिस्तान में बाकी पूरी दुनिया में बढ़ी। एनीवेज अल्लाह ताला की मर्जी है। सो प्रोडक्शन ऑफ मोर इंडिविजुअल्स देन एन एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट लीड्स टू स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन, नॉट ऑल सर्वाइविंग टू मैच्योरिटी। तो ज़्यादा बच्चे पैदा होते जाएंगे, ज़्यादातर नस्लें आती जाएंगी। ये इनका कॉन्सेप्ट है, इनका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। इनके हिसाब से तो ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा स्ट्रगल होगी, तो उसमें सिर्फ वो मैच्योरिटी तक पहुँचते कई जो बीच में पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो इस दुनिया से ख़त्म हो जाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज ओवर प्रोडक्शन। दूसरा वेरिएशंस, अब ये अनइक्वल एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स टू सर्वाइव, क्योंकि सारे एक जैसे सर्वाइव नहीं कर पा रहे, एंड टू रिप्रोड्यूस विल लीड टू ग्रेजुअल चेंज इन द पॉपुलेशंस। ग्रेजुअल चेंज आती है पॉपुलेशन में। किस तरह से, जो फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जिसके वो एनवायरनमेंट के साथ जो सपोर्ट कर सकता है वो रहेंगे, जो लेस फेवरेबल होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से सफ़ाई हस्ती से ख़त्म होते जाएंगे अकॉर्डिंग टू दैम। So with the favorable characteristics accumulating over the generations, so it will lead to the evolution of new species. Favorable characters अगली नस्लों में मुंतकिल होते जाएंगे। जैसे कि लेमार्क साहब ने वो जिराफ की एग्जांपल दी थी, जो कि
दैट वाज अ ड्रॉबैक. एनीवेज, एट द थर्ड पॉइंट है दैट द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. वो कह रहा है कि जो स्ट्रगल है ना ये ओवर पॉपुलेशन में, वो ऐसा नहीं है कि ये रैंडम है. इट डिपेंड्स अपॉन वंस हेरिडिटरी पार्ट. ये हमारे जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है. लेट सपोज कि अगर इस दुनिया में ऐसा एक एनवायरनमेंट पैदा हो जाए कि आप हवा में सिर्फ रह सकते हैं और ज़मीन पे नहीं रह सकते, तो फिर क्या होगा? तो हमारे जैसे जो लोग हैं, मतलब कि द ह्यूमन्स, वो तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. हम उड़ थोड़े रह सकते हैं, हमारे जीन्स ही नहीं है. वी डोंट हैव गॉट जीन्स. ठीक है, तो सारे इंसान उड़ तो नहीं सकते ना कोई. हाँ, जो स्पेसशिप्स के जरिए उड़ना वो एक अलग बात है. मैं एक जनरल अपनी एक नेचुरल ह्यूमन एनाटमी की बात करूँ. हमारे जीन्स हमें अलाउ ही नहीं करते. मतलब वी डू नॉट हैव द जीन्स फॉर डेवलपिंग विंग्स. हम विंग्स नहीं डेवलप कर सकते. तो फिर हम क्या होंगे? हम सफ़ाई हस्ती से ख़त्म हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्सेप्ट. मैं इनकी कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, मैं अपने कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहा हूँ. सो द स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस इज नॉट रैंडम बट डिपेंड्स अपॉन वंस हेरिडिटरी पार्ट. उसके जीन्स पे डिपेंड करता है. दोज इंडिविजुअल्स हुज इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इन्होंने पेरेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट किए हैं, फिट देम बेस्ट टू देयर एनवायरनमेंट, आर लाइकली टू लीव मोर ऑफस्प्रिंग्स देन लेस फिट इंडिविजुअल. तो ज़्यादा नस्लें रहेंगी फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, तो ज़्यादा आगे काम चलेगा. जो अनफिट होंगे, जैसे कि मैंने मिसाल दी कि अगर इस तरह का माहौल पैदा हो जाए तो फिर हम तो अनफिट हो गए. सो विल लीव लेस फिट इंडिविजुअल्स. और एक और चीज़, नियो डार्विनिज्म. आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, जब 1930 के अंदर, इन 1930s, पॉपुलेशन जेनेटिक्स ने सर उठाया और काफ़ी प्रोग्रेस की 1930 में. ठीक है, तो जब विद द प्रोग्रेस इन द पॉपुलेशन जेनेटिक्स जो है कि एक पॉपुलेशन के अंदर जेनेटिक्स किस तरह से, जैसे उसमें क्या रोल है इसका, ठीक है, जीन फ्रीक्वेंसी, जीन और वो क्या नाम है उसका, जीन फ्लो वगैरह वगैरह. ठीक है, पॉपुलेशन प्रेशर, ये सारे जो एट्रीब्यूट्स थे. सो मेंडलिज्म और डार्विनिज्म को दोबारा से रिकंसाइल किया गया, दोनों को आपस में रिकंसाइल किया गया. और किस बेस के ऊपर? और उनकी जेनेटिक बेसिस थी जो वेरिएशन, यानी जो डार्विन ये बताता था कि ये वेरिएशंस हुई हैं उनको, क्योंकि मेंडल का काम था इनहेरिटेंस पे, वो इसको उसके साथ कोरिलेट करके एक नया वो क्या कहते हैं कि जूस तैयार हो रहा था. ठीक है, तो दो थ्योरीज को, मेंडल के काम को और डार्विन के काम को मिला के और उनको आपस में कोरिलेट करके इनकी जो वेरिएशंस हैं उसको जेनेटिक्स के साथ, जो मेंडल ने काम किया था उसके साथ को रिकंसाइल करके 1940 में एक नया कॉन्सेप्ट आया, एक नई थ्योरी है जिसको कहा गया दैट इज नियो डार्विनिज्म. यानी कि डार्विनिज्म प्लस मेंडलिज्म अलॉन्ग विद सम सर्टेन न्यू सब्जेक्ट्स जिनकी मदद से उनको आपस में रिकंसाइल किया गया. दिस इज कॉल्ड एज नियो डार्विनिज्म, या इसको कहते हैं मॉडर्न सिंथेसिस. मॉडर्न सिंथेसिस किस लिए? क्योंकि इसमें उस वक्त के मौजूदा दौर की जो नई साइंस के अंदर नई ब्रांचेस आई थी, ख़ास तौर पर मेडिकल साइंसेस की, तो उनकी मदद से ये सारा कुछ किया गया. सो लेट्स हैव अ लुक. सो Mendelism and Darwinism were reconciled and genetic basis of variations and natural selection was worked out. Then this theory was called the modern synthesis or the neo-Darwinism and was developed in 1940s. याद रखना, early 1940s में ये theory जो डेवलप की गई. So they call the synthesis, इसको synthesis या modern synthesis इसलिए कहा गया because इट इंटेग्रेटेड, इसने मतलब कि मुख्तलिफ तरह की जो ब्रांचेस थी साइंस की उनको इंटेग्रेट किया, उनकी मदद ली गई. डिस्कवरीज एंड आइडियाज़ फ्रॉम किस चीज़ से? फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स ऑफ साइंस लाइक पैलियोंटोलॉजी यानी कि फॉसिल्स से, टेक्सोनॉमी, फ्रॉम बायोजियोग्राफी एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स. तो ये टेक्सोनॉमी, पैलियोंटोलॉजी, बायोजियोग्राफी और पॉपुलेशन जेनेटिक्स की मदद से डार्विनिज्म और मेंडलिज्म को रिकंसाइल किया गया और वेरिएशन की जो जेनेटिक बेसिस बताई गई. ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज नियो डार्विनिज्म. इन शॉर्ट, मेंडलिज्म प्लस डार्विनिज्म in the light of population genetics and paleontology and taxonomy and biogeography is called as neo-Darwinism, and it was developed in early 1940s.